नमस्कार व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका भव्य स्वागत है। मैं हूं विभूति झा। आज हम चर्चा करेंगे कि चूंकि इलेक्शन का टाइम है और ऐसे भी अगर आप सोचें तो पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटीइज्म, ये मेरा हमेशा विचार इस बात का होता है कि जब मेजॉरिटेरियनिज्म की बात होती है कि मेजॉरिटी सप्रेसेस माइनॉरिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटीइज्म इज सच, वो ऐसा है कि जिसमें कि मेजॉरिटी सफर करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये भारत में ये खास करके देखा जा रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट एंड पैंडरिंग के कारण जो है मेजॉरिटी बहुत सफर कर रहे हैं। आज इस बात की चर्चा करेंगे हम श्री दुर्गानंद झा जी के साथ। दुर्गानंद जी पटना में हैं, झा हैं, जैसे मैं विभूति झा हूँ। हमने शुरुआत में थोड़ी मैथिली में बात की, लेकिन आज की चर्चा हम अंग्रेजी या हिंदी में करेंगे। दुर्गानंद जी ने एक बहुत बड़ी संस्था बनाई है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, पटना में लोकेटेड है। और मेरे विचार से ये पहला एक काम किया है इन्होंने देश भर में पहले, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है पॉलिसी एनालिसिस के हिसाब से। 2 रिपोर्ट्स बनाई हैं इन्होंने। इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट इज एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज माइनॉरिटी पॉलिसीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And then he has done a second report called Global Minority Report. दोनों ही रिपोर्टों की बहुत चर्चा हुई है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो इन्होंने स्थापना की इस संस्थान की, ये कहां से शुरू हुई इनके मन में, क्योंकि मेरे मन में भी ये बात थी बहुत पहले कि भारत में पॉलिसी एनालिसिस का काम बहुत कम होता है। हम पॉलिसी बना देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। सरकार के ऊपर निर्भर रहता है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी एनालिसिस नहीं करता है कि कॉस्ट ऑफ दैट पॉलिसी क्या होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखी थी, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन। जब आप कोई रेगुलेशन लाते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके अलावा उसको उस संस्था को स्थापित करने के लिए बहुत खर्च होते हैं। तो ऐसा ना हो कि 5 रुपए की कमाई के लिए आपने 100 रुपए की का स्ट्रक्चर बनाना पड़े 5 रुपए को बचाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन। इसी तरह से पॉलिसीज बनती हैं। हर एक असहाय आदमी को सहायता मिलनी चाहिए, गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो पॉलिसी काम कर रही है या नहीं। तो दुर्गानंद जी, मैं आपसे आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे। हमारे ज्यादातर ऑडियंस यूएस के लिए हम कैटर करते हैं, क्योंकि जयपुर डायलॉग इंडिया भी है ही, लेकिन वहां भी भारत में भी लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। तो बताइए आप इसकी इस बात की का जो है कहते हैं जागरूकता कब आई, और आपने जो इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट लिखा था उसके बारे में बताएं कि मुस्लिम्स को फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, और क्या हुआ है। देखिए, इस संस्था की शुरुआत तो 2007 में ही हो गई थी, लेकिन बहुत दूसरे हम लोग कई इश्यूज़ पर काम कर रहे थे। प्लानिंग वगैरह, डेवलपमेंट प्लानिंग वगैरह में ज़्यादा काम कर रहे थे। लेकिन 2012 में मैंने एक लेटर बीजेपी के लीडरशिप को मैंने लिखा। उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको मैंने लिखा और मैंने कहा जो देखिए, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी को आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में डिक्लेयर करने जा रहे हैं और मुस्लिम में थोड़ा उसके बारे में कुछ रिजर्वेशन है, तो एक डायलॉग मुस्लिम और बीजेपी के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि जो एक इंफॉर्मेशन गैप है, एक कॉन्फिडेंस का गैप है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, वो कम हो। तो उन्होंने एग्री किया और इसका पहला मीटिंग हमने 29 जून 2013 को किया, जिसमें मुस्लिम के भी बुद्धिजीवी आए और बीजेपी के तरफ से एक डेलीगेशन, जनरल सेक्रेटरी उस समय के थे वो, और उनके जो माइनॉरिटी मोर्चा के कई लोग और प्रभारी वगैरह वो लोग आए अटेंड करने। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो सामने लाए गए और कुछ को हम लोगों ने कहा, कुछ उस समय में जो है कुछ
बात ऐसा लगा जैसे कुछ मुद्दा है नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण लगता है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और हमने उसको कहा जो एक ढंग का जो है स्नेक सिंड्रोम जो है बीजेपी और मतलब मुस्लिम के बीच में बना हुआ है, दोनों एक दूसरे से डर रहा है बिना मतलब का। तो एक मीटिंग हुआ, फिर उसके बाद दूसरा राउंड का हुआ, फिर तीसरे राउंड का हुआ, एक चौथे राउंड का अंतिम में जनवरी 2014 में हुआ था, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है माननीय नड्डा जी वो आए थे। उसके बाद फिर हमने एक पेपर बनाया और मैंने बीजेपी लीडरशिप को दिया और मैंने कहा जो भाई आप लोगों को मुस्लिम को इंगेज करना चाहिए। तो यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे आए, जैसे मतलब एक अखलाक का कांड हुआ, तो उसके कारण जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया देश में। एक छोटा, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन जो है बहुत बड़ा इशू बन गया। फिर मैंने लिखा जो इसको पूरा मुस्लिम इशू को एक सिस्टमेटिकली एक स्टडी करने की ज़रूरत है। फिर उसी समय जो है वो स्टडी करने का हम लोगों ने चालू किया और 2018 में हमने इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट के रूप में उसको रिलीज़ किया। और हमने ये पाया जो इंडिया जितना अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को दे रहा है, बाद में हमने ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में कंपेयर करके भी देखा, जो उतना वर्ल्ड में कोई कंट्री अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इतना नहीं दे रहा है। और इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे हिंदू के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोशिश में लगे रहते हैं जो हमको माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लुक्रेटिव है। तो इसीलिए ये कहना जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ का जो है कोई, और इस गवर्नमेंट में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये कहना जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ के प्रति कोई बहुत इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तो पॉलिसी लेवल पर या लीगल में इसमें कहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो लगभग जस के तस चल रहा है। हाँ, कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट हुए हैं जिसको बहुत प्रचारित किया गया है और जिसके कारण जो है एक गलत इंप्रेशन जो है इंडिया का हर जगह बनाया जा रहा है। ओह, आपकी इनिशिएटिव की मैं बहुत आदर करता हूं और एनकरेज करता हूं कि लोग और भी जुटे इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपके रिसर्च के हिसाब से जितना हुआ है, जितना किया है भारत में माइनॉरिटीज के लिए, उतना कहीं नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो रोते रहते हैं, फिर भी वो माइनॉरिटी सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी हिंदुओं को लगता है कि भाई हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है और वो टेंशन बढ़ती जा रही है। देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, यहाँ अगर सप्रेशन अगर किसी का हुआ है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का हुआ है। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। देखिए इंडिया का एक हिस्ट्री ये है, जो यहाँ दो इम्पोर्टेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज जो इंडिया का है, मुस्लिम और क्रिश्चियन, 700-800 वर्षों से तो वो लोग शासन किए हैं यहाँ, तो सब कुछ उनके फेवर में है, सब कुछ उनके फेवर में है, ठीक है। और जो यहाँ का मेजॉरिटी जो कि हिंदू है, वो कुछ अपना चीज वापस चाहता है, उसी को कहा जाता है, ऐसे पेश किया जाता है जो लगता है जो वो बहुत बड़ा अन्याय करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मंदिर तोड़ दिया गया था, कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर के बारे वो लोग हिंदू चाहते हैं, तो फिर हमारा वापस आना चाहिए, वो डिग्निटी, हमारी डिग्निटी का मामला है। तो उसको ऐसा किया जाता है जैसे हम मतलब उसका मस्जिद तोड़ रहे हैं। भाई मस्जिद आपने बनाया हिंदू मंदिर का तोड़ करके, ऐसे तो आपका किसी फ्रेश मस्जिद पर तो कोई क्लेम नहीं कर रहा है जहां आपने जमीन लेकर के अपना बनाया है। आपने जहां मंदिर को तोड़ के बनाया उस पर ये क्लेम किया जा रहा है। और बहुत सारे इश्यूज अभी भी आप जो है इंडिया में अगर आप माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो देखेंगे जो इंडिया में जो टर्म्स एंड कंडीशन इवन रहने सहने में भी जो है वो माइनॉरिटीज का ज़्यादा चलता है। अगर मान लीजिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं, पटना में जाइए, पटना में अगर आप चाहते हैं जो मुर्दाली मीट या झटका मीट अगर खाना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो है काटने वाले जो है मुस्लिम है, तो आपको हलाल मीट ही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका जो रहने सहने का जो ढंग है उसके अनुसार अभी भी मेजॉरिटी हिंदू रह रहा है, उसका अपना जो नॉर्म है, रिलीजियस नॉर्म कहिए या कल्चरल नॉर्म है, उसके अनुसार वो रह कहाँ रहा है, अभी भी नहीं रह रहा है।
आपने आपने हलाल वाली बात कही। वो एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो कि सारे दुनिया भर में फैला हुआ है। यहाँ तक कि बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं उस पे हलाल सर्टिफिकेशन होती है, वेजिटेरियन आइटम पे भी, राइस, जी दाल, च्यवनप्राश, सब पे हलाल सर्टिफिकेशन लिखा रहता है। वो उसकी उस पे मैं चर्चा करूंगा आपसे विशेष तौर से। लेकिन वो बहुत बड़ा कारण है मेजॉरिटी हिंदूज को नाखुश करने के लिए, और जी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। कोई कुछ अगर कर नहीं पा अगर रहा है। अगर ये आप जो झटका सिलसिला है, कुछ नहीं कर पाना, इस पे कुछ आप विचार डालेंगे? आपके शोध में देखिए क्या पता देखिए चलता है इसमें? देखिए हिंदू एक बेबसी की हालत में रहा है, क्योंकि जो सिस्टम रहा है, सिस्टम जो है वो भी पूरा जो है वो मुस्लिम के फेवर में रहा है। क्योंकि उसका कारण ये रहा है, जो मुस्लिम जो है वो एन मास वोटिंग करता है। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कभी नहीं चाहती है जो ऐसा कुछ भी करे जिससे मुस्लिम नाराज हो। तो उसके मुस्लिम के का जो भी सेंटिमेंट है उसके बारे में बहुत सब सेंसिटिव रहता है। इसीलिए उनके कुछ गलत भी डिमांड कुछ होता है तो सब मान लेता है, जो यार चलो यार ठीक है मान लो, लेकिन हमको सत्ता तो मतलब सुरक्षित हो गया। हिंदू इस बेबसी के हालत में जो है एक ढंग से कहिए, जो अभी जो मोदी जी का जो राइज हुआ है, वो समझे वो बेबसी की हालत में एक अपने को मतलब विद्रोह करके निकला है। उसको जैसे अंडा के ऊपर में रहता है उसका जो कवर रहता है उसको तोड़ करके निकल जाता है। तो वो बेबसी की हालत से अपने को तोड़ करके निकला है और अपने को आज की डेट में असर्ट करना चाहता है, जो मेरा जो कल्चरल वैल्यूज है उसका भी मान्यता इस देश में हो, उसका भी रिस्पेक्ट हो, हमारा भी डिग्निटी है उसका भी जो है वो उतना ही सम्मान हो जितना कि दूसरे कम्युनिटी का होता है। तो इसीलिए आप और उसके बाद देखिए कई सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो यहाँ तो हर एक चीज़ में हिंदुओं को जो है वो जो है उसका सप्रेशन हुआ हर एक मामले में। आप जो है उसका मंदिर का मैनेजमेंट है तो वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। बाकी जो है मुस्लिम या बाकी कोई माइनॉरिटीज़ है वो अपना मैनेज करता है। तो कुछ भी जो है मतलब हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जो इमाम है उसको गवर्नमेंट सैलरी देती है, लेकिन यही जो मंदिर के पुजारी है उसको कोई सैलरी नहीं मिलता है, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है उसको थोड़ा हेल्प करने का। तो वही जो है जो है एक सिस्टमेटिकली जो है वो डिस्करेज किया जाता है। जैसे मंदिर में लोग मतलब जो काम करने वाले जो पंडे होते हैं, पुजारी होते हैं, वो मिले नहीं, ऐसे करके जो है वो सप्रेस किया जा रहा है। इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन आजादी के बाद भी। हम लोग तो चर्चा करते हैं कि 1947 में इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था ब्रिटिश से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक। तो हम तो इस बात की चर्चा करते हैं उस हिसाब से। लेकिन आपने सही कहा है कि जिस तरह से उन दिनों से लेकर के आज तक जिस तरह से हिंदुओं का सप्रेशन हुआ है, वो बड़ा एक सनसनीखेज एलिमेंट है जिसके बारे में हिंदू भी सोते रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात को पूछूंगा कि जो आपने इंडियन माइनॉरिटी रिपोर्ट की लिखी थी, उसमें उसमें क्या देखा आपने? और जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने जैसे कहा था कि मुस्लिम्स पीछे हैं, उसमें सच्चाई क्या है? और मुस्लिम्स को आरक्षण दे रहे हैं। अभी देखिए कर्नाटका में वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ओबीसी का कोटा कम करके मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे। ये थोड़ा सा ये धांधली जो है चल रहा है ना, ये बड़ा गंध फैला रहा है और ये टेंशन ज्यादा बढ़ा रहा है, तापमान ज्यादा बढ़ा रहा है लोगों का। ये क्यों हो रहा है? आपकी इसमें क्या फाइंडिंग थी? देखिए मुस्लिम को तो रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन ऑलरेडी है ही, तो ये अलग से जो है वो वही पुरानी मानसिकता है। जो जनरल चीज है वो तो जनरल है ही, वो रहेगा ही। हमको एक्स्ट्रा दो, जो माइंडसेट जो एक्सेप्शनलिज्म का जो माइंडसेट है वो उसी को ये दिखाता है। क्योंकि आपको ईडब्ल्यूएस में जो मुस्लिम के जो अपर कास्ट है वो कवर हो ही रहे हैं, बाकी 90% मुस्लिम जो है वो ओबीसी में ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। दूसरे माइनॉरिटीज जो है वो उस माइनॉरिटी के लिए अलग से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना हुआ है, जो उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स स्कीम्स दुनिया भर के बने हुए हैं।
माइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, उसके अंदर माइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको अलग से फैसिलिटीज मिला हुआ है। माइटीज यहाँ का किसी भी स्थिति में मतलब कहीं मतलब एक भी एरिया नहीं है जिसमें उसको मेजोरिटी से कुछ भी कम मिल रहा हो। हर एक एरिया में उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमने रिपोर्ट जब बना रहे थे तो जब सच्चर कमेटी का उस समय आया था और काफ़ी उसका चर्चा चल रहा था, पूरे देश में दिखाया गया था जो मुस्लिम जो है वो SC ST से भी इसकी स्थिति खराब है। वो एक सरासर झूठ था। एक भी स्टेट नहीं था जहाँ मुस्लिम की स्थिति SC ST से खराब हो, कहीं नहीं, लगभग के बराबर ये नहीं था। ठीक है, हमने देखा जो ये टोटल स्टेट में करीब 28 स्टेट ऐसा था जिसमें SC ST से बेटर कंडीशंस में मुस्लिम्स है, और बेटर नहीं, बहुत बेटर कंडीशंस में है कंपैरेटिवली। लेकिन हर जगह ये बताया गया जो मुस्लिम का स्थिति बहुत खराब हो गया। वो बेसिकली था जो रिसोर्स को, अधिक से अधिक रिसोर्स को कॉर्नर करने के लिए वो मतलब वो एक एक फ्रॉड रिपोर्ट है बेसिकली। वो रिपोर्ट सही नहीं है। और उसके बाद जैसे पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो मुस्लिम में कहीं कुछ कम नज़र आया। वो थोड़े से रुपये का अंतर था, लेकिन वो अंतर इसीलिए था क्योंकि मुस्लिम का जो है फैमिली साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा था, और वहाँ जो है महिलाएं जो है, महिलाओं को वो काम करने नहीं देते हैं। तो वर्क पार्टिसिपेशन जो रेट है वो मुस्लिम फीमेल का कम है, जबकि मेल का वैसे ही है जैसे हिंदू का है या बाकी का है। तो आप महिलाओं को काम करने नहीं देंगे, महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे, आपके जो है उसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, मतलब फैमिली एवरेज हाउस होल्ड साइज जो है वो मुस्लिम का 5.15 है, लेकिन हिंदू का कम है। तो इसके कारण जो अगर थोड़ा बहुत जो कहीं दिखाई देता है वो इसके कारण है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा केरला का। अभी मैं आज देख रहा था केरला का जो अभी लेटेस्ट जो है एनुअल वाइटल स्टैटिस्टिक्स करके केरला गवर्नमेंट एक रिपोर्ट निकालती है। उसमें नए जो बच्चे पैदा हुए हैं 2021 का स्टैटिस्टिक्स है, उसमें 4,19,767 नए बच्चे पैदा हुए हैं। उसमें जो मुस्लिम है वो है 1,69,296, मीन्स 40.33% जो है वो टोटल बच्चे में से मुस्लिम बच्चे हैं। जबकि पॉपुलेशन में 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन में उसका शेयर 26.5 है, लेकिन नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें उसका शेयर जो है 40.33। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो बच्चों का वहाँ ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा बच्चे वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पॉवर्टी रहती है या इलिटरेसी रहती है। केरला में मुस्लिम की स्थिति हिंदू से ज़्यादा अच्छी है इकोनॉमिकली, और लिटरेसी रेट केरला में लगभग सभी लिटरेट है। तो दो में से कोई फैक्टर वहाँ काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बावजूद मुस्लिम का जो है जो बर्थ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। हिंदू जो है 55% के आसपास है, लेकिन उसका जो है टोटल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें उसका शेयर 43.21% है। तो एक ये जो है इसको आप कैसे देखेंगे? इसमें मतलब कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है जो हमको पॉपुलेशन बढ़ाना, ये जो लोग कहते हैं तो ये लोग हंगामा भी मतलब ये राइट विंग वाले उठा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है, वो दम है। उसको आपने आपने बहुत स्टैटिस्टिक्स को सपोर्ट आपने करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही थी और बहुत मुद्दा उठाया था, दैट जो पहले आपने कहा था कि जब हमारा समारोह हुआ था मुस्लिम और बीजेपी के लोगों का, तो आपने ये देखा कि बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो लैक ऑफ और इनएडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन के कारण बढ़ जाती हैं। यहाँ जो आप कह रहे हैं, यहाँ तो कम्युनिकेशन है ही नहीं, डेटा ही कोई शेयर नहीं करता है, जैसे कि आपने बताया अभी। तो मेरा ये प्रश्न होगा कि जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है,
तो यहाँ पे भी चर्चा होती है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ग्लोबली इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5.1, whereas other communities have 2.1 और लेस। तो ओवैसी ने अभी हास्यास्पद बात कही थी, दुखद और हास्यास्पद दोनों ही थी, कि जब उन्होंने कहा था कि हम तो मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा कंडोम का व्यापार उपयोग करते हैं। तो भैया हमने, अगर आप कंडोम इतना यूज करते हैं तो इतनी पैदाइश कैसे हो रही है आपके यहाँ? तो ये हास्यास्पद भी है और दुखद बात भी है, क्योंकि उनका, आपने जैसे हिंट किया, उनका उनका उद्देश्य ही यही है। पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान में बढ़ा जा रहा है। एक बात मैं इस पे और भी कहूंगा आपसे, कि इन माइनॉरिटीज के जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इनका संबंध दूसरे माइनॉरिटी से कैसा चल रहा है? वो सब अपने आप में हथिया रहे हैं या कुछ एक्चुअली दूसरे माइनॉरिटी को कुछ मिल रहा है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। देखिए, कोई भी कहता है हिंदू बहुत इंटॉलरेंट हो गया है, लेकिन कोई क्रिश्चियन, कोई सिख या कोई भी कम्युनिटी का मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के तो रहना नहीं चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता है, ठीक है। और मुस्लिम भी क्रिश्चियन मोहल्ले में जाकर के नहीं रहना चाहता है, या सिखों के बीच में कहाँ रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता है। हिंदू के बीच में सब सुरक्षित अपने को महसूस करता है। हिंदू के बीच में कोई क्रिश्चियन आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू के बीच में मुस्लिम भी आकर के रह लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये कहना, जो यहाँ माइनॉरिटीज जो है वो उसका जो सिक्योरिटी का जो नेट गारंटर है वो हिंदू है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हिंदू है। हिंदू के कारण जो है वो सब जो है अपने को सिक्योर फील कर रहा है। आप मुस्लिम में ही देखिए, जो मुस्लिम के बहुत सारे सेक्ट्स हैं वो कहीं शांति से आपस में नहीं रह रहे हैं, लेकिन इंडिया में शांति से रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हिंदू है। हिंदू उसको टॉलरेट नहीं करेगा। जो किसी शिया को अगर सुन्नी मारेगा या शिया सुन्नी को मारेगा, हिंदू उसको टॉलरेट नहीं करेगा। अहमदिया जो है पाकिस्तान में तो उसको मुस्लिम मानता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब खुशी खुशी रह रहा है, यहाँ किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। तो इस्लाम के भी जितने सेक्ट्स हैं उसको ज़्यादा जो है सिक्योरिटी और सब में जो है एक हार्मोनी के साथ जो सब रह रहा है, वो इंडिया में बेटर ढंग से रह रहा है, बशर्ते मतलब कंपेयरिंग मतलब अदर मुस्लिम कंट्रीज। एक बात और बताइए इसमें, माइनॉरिटीज्म और मेजोरिटीज्म, आपने अहमदिया की बात करी, और तो ये जो है पसमंदा पॉलिटिक्स जो इंडिया में चल रहा है अभी, पसमंदा लोग बड़े नाराज हैं अशरफों से, लेकिन फिर भी उनका वोटिंग कैसा चलता है? वो भी अपने लिए खींच रहे हैं मामला, या वो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि अशरफी उनको नहीं देते हैं तो सरकार से खींचो अपने लिए? और उसका क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं बीजेपी जब ये प्रस्ताव लाई, बीजेपी सभी जो उसने एक अपना एजेंडा लिया, जो हम पसमानदा मुस्लिम पर और आउटरीच करेंगे उसको, और हम उसको अपने साथ लाएंगे। तो मुझे इसमें बीजेपी का थोड़ा मुस्लिमों के प्रति थोड़ा मतलब कम समझी नजर आया, तो शायद उनको समझ में नहीं। हाँ, इसमें जो है उन्होंने डेप्थ में चीज़ों को देखा नहीं शायद। देखिए, जब आप मुस्लिमों से बात करिए तो मुस्लिम सोसाइटी आपस में जब बात करती है तो वो समझाती है, जो अगर तुमको कल लड़ाई होता है हिंदू मुस्लिम, तो तुमको क्या इसके कारण हिंदू छोड़ देगा मारने के लिए? जो तुम पसमानदा हो वो देखेगा, जो पसमानदा और अशराफ कौन है, वो तो सबको मारेगा। तो ये डर फैला करके वो सभी मुस्लिम को जो है वो एक इकट्ठा कर लेता है। दूसरा क्या है, जो लोगों को ये पता नहीं है, जो रात में जो मुस्लिम मोहल्लों में जब जिस पर संदेह रहता है तो ये थोड़ा इधर उधर कर सकता है, तो कुछ जो बहुत अति उत्साही लोग हैं वो कुरान लेकर के पहुंचता है उसके पास, और कुरान पर हाथ दिलवा करके उससे कसम खिलवा लेता है कि तुम वोट यही दोगे। तो इसीलिए जो है वो जो है अल्टीमेटली कोई बात बहुत कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वोट जो है वो पूरे कम्युनिटी का वो एक ही जगह जो है स्ट्रेटेजिकली जहाँ डिसाइड होता है वहीं होता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, नया डेवलपमेंट ये है, जो मुस्लिम जो अपने को थोड़ा इग्नोर फील कर रहा है, उसका कारण ये है, जो हिंदुत्व का एक कंस्टिट्यूएंसी डेवलप हो गया है। अब हिंदुत्व का कंस्टिट्यूएंसी डेवलप होने के कारण जो मुस्लिम का
जो एक इलेक्टोरल वीटो पावर था, तो कौन कैंडिडेट जीतेगा और कौन करे हारेगा या हराया जाएगा, वो खत्म हो चुका है। तो वो इलेक्टोरली अपने को मुस्लिम इररिलेवेंट पाता है, ठीक है। ये उसके अंदर में जो है एक बहुत ही एक बेचैनी पैदा कर रहा है मुस्लिम जो लीडर्स है, जो क्या हो गया, हम एकाएक इररिलेवेंट कैसे हो गए हैं। अगर 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 आप जो है इकट्ठा होकर के वोट देंगे किसी के अगेंस्ट में, तो आज न कल दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होना था, वो हो गया है, ठीक है। तो अब मुस्लिम पूरा इस में रहता है, जो हम ऐसा कुछ भी नहीं करें, किसी भी ढंग से ऐसा रिएक्शन कुछ ना दे जिससे कि दूसरे मतलब हिंदू कम्युनिटी में हमारे मतलब एक पोलराइजेशन पैदा हो जाए, जो और हमारे जो वोट का जो हमारा जिसको हम दे रहे हैं, वो वोट देना निरर्थक ना हो जाए। ये अभी सिचुएशन है। अभी राजदीप सरदेसाई ने का वीडियो एक निकला था बाहर, जो कि इंडियन प्रेस वालों का समारोह था, जिसमें उसने बड़े डंके की चोट पे एकदम आवाज उठा के कहा कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं लगाए हैं, बीजेपी ने किसी मुस्लिम को सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन बीजेपी में तो एक मुस्लिम ग्रुप है, आरएसएस में भी, राइट, बीजेपी में भी मुस्लिम ग्रुप है जहाँ के एमपी रह चुके हैं मुस्लिम्स, लेकिन मुस्लिम ग्रुप्स में हिंदू नहीं है वहां पे, मेरे विचार से। देखिए लेकिन मैं प्रश्न ये पूछ रहा था आपसे, नहीं, एक ये सुन लीजिए, इसके बाद हाँ ठीक है। जब हमारा डायलॉग हो रहा था, तो मुस्लिम सब ये सब सवाल उठाता था सब, जो भाई आप नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर मत करिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मैंने उन सबको पूछा, तो एक चीज बताओ, तुम किसी कंपनी में तुम 1 रुपया तुम इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो और ना तुम करते हो, और तुम डिसाइड करना चाहते हो जो उसका जो है वो चेयरमैन कौन बनेगा। ओके, दैट वाज नाइस, दैट वाज गुड। अच्छा उदाहरण दिया आपने कि हम की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा। हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देना, लेकिन एक बात बताऊं मैं भी यहाँ पे, आपको एक बात बताऊं मैं, हम सबों के अच्छे दोस्त होते ही हैं, हर समुदाय में दोस्त हैं, हर समाज में दोस्त हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, फर्ज कीजिए उनका नाम था जावेद भाई। तो उन्होंने मुझे ये कहा था, यहाँ न्यूयॉर्क में कहा था मुझे उन्होंने, कि झा साहब, बिटवीन झा, मिश्रा, ठाकुर, सिंह, मुरलीधर, वेंकट, चैटर्जी, मुखर्जी, कालेकर, केलकर, आप सब जो है हमसे वोट मांगेंगे, और हम जो है आप हमें हमारे वोट के लिए आप एक से बढ़कर एक कंसेशन देंगे, और वो हम कंसेशन लेंगे, लेकिन सरकार आपकी होगी, चलाएंगे हम। ये चीज मुझे कई साल पहले मेरे दोस्त ने कहा था मुझे, कि आप हिंदुओं के वोट कभी इकट्ठे नहीं होंगे, हमारा वोट इकट्ठा ही होगा। आपने उस बारे में चर्चा की है। तो एक बात मुझे और भी पूछना था, जो कि इसके बारे में कहना चाहता था, कि ये जो है, ये जो एक बात और भी वो हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम आर गरीब। मुझे याद आता है शशि थरूर का एक प्रोग्राम था आज की अदालत में, जब उसने कहा था कि मुस्लिम्स आर पुअर, सो वी हैव टू हैव प्रो मुस्लिम पॉलिसी। और रजत गुप्ता ने बड़े ब्लंटली उन्हें कहा कि सरकार तो 60 साल से आप चला रहे हैं, तो वो गरीब क्यों हैं, तो इसकी जिम्मेवारी आपकी क्यों नहीं है। मेरा आपसे ये अनुरोध है, जानना चाहता हूं मैं, कि क्या मुसलमान SC ST से ज्यादा गरीब है, उनके अंदर पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है। आपने उसके बारे में थोड़ा कहा पहले कि बिकॉज ऑफ वुमेन डोंट वर्क एंड ऑल दैट, बट असली स्थिति क्या है, आपने रिपोर्ट में क्या ढूंढा? देखिए, आप SC ST छोड़ दीजिए, 10 स्टेट में हिंदू से ओवरऑल पूरे हिंदू समुदाय से मुस्लिम जो है वो अच्छी स्थिति में है, 10 स्टेट में, ठीक है। और एक और चीज लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो मुस्लिम में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं के बराबर है। मुसलमान अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है, कोई नहीं अनएम्प्लॉयड रहता है, हर एक के पास कुछ न कुछ स्किल है। वो 6-7 साल, 8 साल, 10 साल में ही किसी काम में लग जाता है। 12-14 साल तक रहते रहते वो एकदम ट्रेंड हो जाता है, कोई टेलर बन जाता है, पंक्चर ही लगाता है, जो भी काम जिसको जो अवेलेबल होता है। मुस्लिम ये अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या बेसिकली हिंदू का समस्या है, ये मुस्लिम का समस्या ही नहीं है। मुस्लिम एकदम जो है अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है।
तो जब अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा तो उसको गरीब कहाँ से रहेगा? हाँ, उसका फॉर्मल सेक्टर में आप कह सकते हैं जो उसका जो है एम्प्लॉयमेंट रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में तो वो कंट्रोल करता है बहुत सारा सेक्टर जो है, जो आपका मतलब देखिए फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री कंट्रोल करता था मुस्लिम, मुस्लिम का नैरेटिव चलता था। कई बहुत सारे फिल्म जो है वो मतलब ऐसे लगता था जो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है, इतना उसका डोमिनेंस फिल्म इंडस्ट्री में रहा है, अभी भी है, ठीक है। उसके बाद आप जो इन्फॉर्मर आप ये बार्बर्स देखिए, टेलर है, बहुत सारे काम है जिसमें उसका पूरा डोमिनेंस है वहाँ, इसीलिए जो आर्थिक स्थिति खराब है ये एक जोक है, ठीक है, और बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति उसका हिंदू से अच्छा है। हाँ, इनकम टैक्स नहीं पे करता है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पता ही नहीं किसी को चलता है जो कितना इनकम है क्या नहीं है, ये सारा है का सारा कैश इनकम होता है, दैट्स राइट, कैश इनकम होता है। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद देखिए एक चीज और देखिए, जो मुसलमान का जो बिगनिंग है इंडिया में, वो जो अपर कास्ट मुस्लिम थे जो सम्मिलित थे वो सारे यहाँ से मैक्सिमम, सारे नहीं 90% यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। जो सबसे उसका जो लोअर सेक्शन था आर्थिक रूप से, वो इंडिया में रह गया था, वो अब हिंदुओं के बराबरी में हो गया है और कहीं जगह बेटर हो गया है। इसलिए मुसलमान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है बाकी कम्युनिटी से बहुत ही ज़्यादा है। ये जो है ये नासमझी में बहुत सारे बीजेपी वाले भी लोग बोलते हैं, जो सच्चर कम्युनिटी ने तो बता दिया है जो मुसलमानों का कांग्रेस ने क्या स्थिति है क्या है। बिल्कुल कोई अच्छा बुरा स्थिति नहीं किया, हर एक स्थिति में मुस्लिम आगे निकला है। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा कम रहा है क्योंकि उसको उसकी व्यस्तता समझ रहा है, जो 10th 12th करके हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट में कौन सा नौकरी मिल रहा है, तो वो लोग अपना जो है स्किल में चला जाता है, अपना स्किल सीखता है। वेरी इसीलिए इंटरेस्टिंग। ये हाँ ये जो और एक अगर और हम 1 मिनट अगर देंगे तो मैं एक स्टेटिस्टिक्स मैंने यूज किया था वो अपने इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट में, जो अगर आप मान लीजिए जो जैसे लोग कहता है जो मुसलमान बैकवर्ड है ये है वो है, तो अगर मान लीजिए बैकवर्ड है तो क्यों है, तो उसका एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है, जो अगर मान लीजिए 1951 में जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर थी, मतलब 1 रुपया हिंदू के पास भी था और 1 रुपया एक मुस्लिम के पास भी था। 2011 में मुस्लिम का जो पॉपुलेशन उस समय जो था उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, और हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो 3 गुना से हल्का ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो इनकम कोई नहीं बढ़ा है और दोनों के पास 1-1 रुपया ही था या 1-1 एकड़ ही जमीन बचा था, तो मात्र पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कंपैरेटिव मुस्लिम का ज्यादा हुआ है, इसके कारण लगभग 37% जो है उसकी पॉवर्टी बढ़ी है। और वेरी हिंदू जो इंटरेस्टिंग। कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर आपको दिख रहा है वो इसके कारण है जो उसका जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहा है कंपेरेटिवली। वेरी मतलब इंटरेस्टिंग, वेरी हाँ, ये हम इंटरेस्टिंग। एज्यूम करके अगर ये देखेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ नहीं हुआ है वो स्टैटिक है, तो रिसोर्स डिपेंडेंसी रेशियो इसको आप बोल सकते हैं, वो जो है वो 5 गुना बढ़ गया मुस्लिम में, लेकिन हिंदुओं में वो 3 गुना बढ़ा, इसीलिए क्या है। दुर्गानंद जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकाली हैं और बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं कि तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम पिछाड़े में है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो सारा नैरेटिव फरेबी है, इसका मतलब है। Is that true? फरेब नैरेटिव, वो एकदम गलत नैरेटिव है, एकदम और गलत नैरेटिव है, उसमें कोई एकदम दम नहीं। गलत थ्योरी है, राइट? हाँ, और इसके शिकार सभी हैं, बीजेपी के लीडर्स भी हैं, कांग्रेस लीडर्स सब हैं, कांग्रेस भी वाले भी इसको मानते हैं। कांग्रेस का तो उसमें हाथी है, तो उसको तो हाथी है, हाँ हाँ, हाँ, वो जो दे आर द वही तो मैनिपुलेट कर रहे हैं सारा कुछ। बिल्कुल तो बिल्कुल बीजेपी भी फंसी हुई है, क्योंकि एक बात और भी होती है ना, 60 सालों से इतने सारे कानून बना करके, जो उन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके वगैरह वगैरह करके सारा कुछ जो उनके लिए किया है, हिंदू तो एक्चुअली त्रस्त है, इंसान है, त्रस्त ग्रुप ऑफ पीपल है, हम तो बिल्कुल त्रस्त हैं
इसलिए लोग अब नाराज हो रहे हैं कि मोदी ने ऐसा क्यों किया। तो मैं अब पॉलिटिक्स ऑफ इसकी जो कहेंगे, इज इट फेयर और अनफेयर टू अटैक मोदी कि ही हैज डन मोर फॉर मुस्लिम्स नॉट लेस, और व्हाटएवर, इज इट फेयर? I mean, देखिए if it is देखिए fair, what is it? देखिए he has not done more for Muslim, but since he has ruled India more efficiently, that's why whatever program and schemes was in place, they were more efficiently and effectively implemented. That's why Muslim got more benefits out of that. That's a very interesting thing. Actually, चिदम्बरम ने कहा था इस बात को कि मोदी जी has his completion ratio of projects has been very efficiently done. Now that's a very interesting observation. कि because Modi has been very efficient, उनके नतीजे भी उनको ज्यादा मिले. So the question is not that he has done more, but because of his policies, they benefited more. Listen, I'm asking every Hindu who is watching this, every Indian who is watching this, please look up the India Minority Report. And I would hope that it is available on the policy paper. Is it available for free to people? Yes, it is available. It is online available. It's available online. Yes, Okay. yes. People, please read it. And you know, the best thing is that when somebody has done a work like this, ये सनसनीखेज वाला डिस्क्लोजर है सारे, लेकिन फिर अगेन बैक टू आता है वही सवाल, कम्युनिकेशन. हम जो है ना, सारा ज्ञान होने के बावजूद हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वीक. हम अपनी बात को ठीक से पेश नहीं कर पाते हैं. एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे. दैट इज अगेन वॉरिसम फॉर मी. 2024 में इतना सारा जानने के बाद भी हिंदू हमेशा हिंदुओं से ही नाराज क्यों रहता है? उसकी नाराजगी जो उनको हानि पहुंचा रहे हैं उसके उनसे नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं किया, उनको हम वोट नहीं देंगे. व्हाई इज दैट मेंटालिटी? ये हिंदुओं में कहां से आती है? इस साल शायद नतीजा कुछ और हो. 2014, 2019, 2024 प्रधानमंत्री जीतेंगे. मैं एज ए स्पोर्ट्समैन मैं हमेशा देखता हूं कि जीत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक रन से जीते, एक विकेट से जीते या एक इनिंग से जीते, जीत होती है. हाँ, एक थोड़ी सी प्रसन्नता ज्यादा होती है कि बॉलर अच्छे नंबरों से जीते तो अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट दैट. बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. बट कभी लोग काफी कह रहे हैं कि हिंदू लोग वोट नहीं दे रहे हैं. इतना सारा काम जो मोदी जी ने किया है वो सब कुछ छोड़ करके अभी भी वो उनसे नाराजी है. क्यों? ये मेंटालिटी की बात क्या? कुछ पे आप उस पर कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए प्रॉब्लम ये हो, जब बहुत जगह जो है लोग कैंडिडेट से जो है वो नाराज है, और यहाँ जो भी एमपी इलेक्टेड हुए हैं वो हमेशा इस गलतफहमी में रह रहे हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है तो हमको कुछ करने की क्या जरूरत है. तो वो मान लीजिए आप इलेक्टोरेट को आप ठीक से रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसका बात नहीं सुनेंगे, तो नाराजगी कैंडिडेट के प्रति है, मोदी जी के प्रति नहीं है. लेकिन अब वोट, तो इसीलिए वोट अब उसको नहीं देगा, परिणाम तो मोदी जी के पास आएगा. ये इसके कारण जो है लोग जो है कई जगह ऐसा हो रहा है जो कैंडिडेट को तो पसंद नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वोट देने जा रहा है. ये बात भी है. मतलब ये थोड़ा बीजेपी को ये देखना पड़ेगा, जो वो अपने जो उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाए और सेंसिटिव बनाए. ये जरूरत है. ठीक है, मोदी जी back to the same question of communication, जी, राइट? उनको जाकर के चर्चा करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से इसके बारे में. एक बात और पूछना चाहता हूँ, चर्चाएं तो बहुत कर सकते हैं हम इस बारे में, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि दुनिया भर के प्रेस और मीडिया में आपने देखा होगा, सारे भारतीयों ने देखा होगा कि जिस तरह से हम हिंदुओं पे हिंदुत्व के नाम पे प्रहार होता है कि वी आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल and we are going to eliminate Muslims from India. How valid is it, and what is your empirical finding if you have any numbers to suggest? देखिए, ये मतलब इससे ज़्यादा एक मतलब क्या कहा जाए मिस्चीवस जो है वो मतलब कुछ हो नहीं सकता है. मतलब
इतना इस गवर्नमेंट ने भले ही कुछ स्टेटमेंट्स कुछ जरूर आए हैं जो कि नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा था, ओके। लेकिन आप पॉलिसी लेवल पर देखिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिसमें कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उल्टे ज़्यादा फायदा मिला है। जितना पीडीएस का कार्यक्रम है जो भी है, मुस्लिम को ज़्यादा शेयर मिला है। मान लीजिए पीडीएस में चूंकि मुस्लिम फैमिली का साइज ज़्यादा है तो उसको बाकी को अनाज कम मिलता है, उसको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो पर यूनिट के हिसाब से पर कितने बड़ा फैमिली का साइज है उसके अनुसार मिलता है, ठीक है, तो एक उसका भी फायदा मिलता है। तो इसीलिए ये कहना ये तो एकदम देखिए, एक तो पूरा है जो बहुत सारे लोगों को एक हिंदुत्व सेंट्रिक गवर्नमेंट जो है वो पच नहीं रहा है, ठीक है। मतलब दे वांट टू 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 डिफेम दिस गवर्नमेंट एनी हाउ। इसीलिए उसके नैरेटिव को ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, और जो नैरेटिव चल रहा है वो दैट इज वेरी डिफरेंट। उसको उसको अगर ऐसा होता जो मुस्लिम के साथ बहुत नाइंसाफी होता तो हिंदू खुद ही वो इतना मतलब सेंसिबल होता है, वो इतना जो है वो न्याय पसंद है जो गवर्नमेंट का विरोध करता। अब मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अगर अगर मान लीजिए इंडिया में सेकुलरिज्म है तो संविधान में तो कहीं सेकुलरिज्म लिखा नहीं था। सेकुलरिज्म तो 42 अमेंडमेंट पे आया है, लेकिन फिर सेकुलर इंडिया कैसे रहा? वो हिंदू का जो है वो अपना एक कल्चरल इथोस है। सेकुलरिज्म वो सबको रिस्पेक्ट देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी को निगेट करता ही नहीं है। इसलिए कंस्टिट्यूशन में रहे नहीं रहे, सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया का ये मतलब ये हमारे नेचर है, हमारे पार्ट है हमारे नेचर का। बिल्कुल सही कहा। हम भी उसी 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 पे विश्वास करते हैं कि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म इज सेकुलर बाय नेचर इटसेल्फ, बाय वेरी। हम जिस तरह से बने हैं, सेकुलरिज्म तो हमारे धर्म के अंदर है। हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं और करते हैं। देखिए सेकुलरिज्म के बारे में एक चीज और समझने की जरूरत है। बोलिए। जो सेकुलरिज्म जो है वो क्या है? सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजन और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। सेकुलरिज्म को कोई कहता है ये व्यक्ति सेकुलर नहीं है। अरे व्यक्ति सेकुलर क्या होता है? व्यक्ति स्टेट है क्या? That's right. व्यक्ति कैसे सेकुलर और कम्युनल हो? व्यक्ति एथिस्ट हो सकता है, व्यक्ति थिस्ट हो सकता है, लेकिन उसको सेकुलरिज्म लोग सब कहता है ये सेकुलर है। मतलब अगर आप प्रो मुस्लिम है, सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ ये होता है प्रो मुस्लिम है, ठीक है। Right. वो जो है उसका यूफिमिज्म है, सेकुलर है, ये है मतलब प्रो मुस्लिम है, Right. ठीक है। हाँ, सेकुलरिज्म का किसी व्यक्ति से कोई लेना देना, ये स्टेट का पॉलिसी है। और सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए ये है, उनसे कोई नहीं कहता सेकुलर होने के लिए। हम ही से सब लोग कहते हैं कि आप सेकुलर हो या ना हो, यू आर सेकुलर ओनली इफ आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो। हाँ, उनसे बिल्कुल कोई नहीं पूछता यूफिमिज्म कि डू है। यू एक्सेप्ट हिंदूज। देखिए ये आता है मेरा आखिरी सवाल आज की चर्चा के लिए। हम चाहेंगे कि आप फिर हमारे साथ इस बात पे जुड़ें, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट द ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट ऑल्सो। लेकिन ये सवाल जो मेरे मन में आता है कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो आता है परिवर्तन, ये बहुत बड़े शब्द है। एवोल्यूशन, परिवर्तन, एवोल्यूशन, हम तो इवॉल्व करते हैं। हमारा धर्म ही इवॉल्विंग नेचर है। प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन से हम चलते हैं। लेकिन इस्लाम इज ऑलवेज ड्रिवन बाय शरिया, जो 14 साल पहले लिखा गया था, जब भी लिखा गया था। उसमें परिवर्तन का कोई उपयोग है का पॉसिबिलिटी है क्या? अगर वो नहीं होगा तो हम और आप कितने भी सेकुलर बन जाए, हम रहेंगे काफिर, जिनका कि उनको गला काटने का, उनको सर्तन से जुदा करने का उनको अधिकार है अपने धर्म के हिसाब से। तो क्या आप सोचते हैं कि ये जो लोग हैं, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा मुझे दुख है ये कहते हुए कि उनमें कोई परिवर्तन आएगा? अगर आएगा तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोई जो बिलीफ बेस्ड जो भी रिलीजन होता है, ठीक है, वो बिलीफ में तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। चेंज करेंगे तो उसका रिलीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो सेट ऑफ बिलीफ्स है, ठीक है, उसमें सत्य का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको सत्य तो खोजना नहीं है, ठीक है, वो बिलीफ है। अब बिलीफ में
जो है बिलीव कुछ भी आप कर सकते हैं, कह दीजिए अभी रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, उसमें तो दिमाग अप्लाई नहीं करना है। और देखिए ये इसका सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है, जो इतने सारे मतलब ह्यूमैनिटी का अराउंड 1/4 पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, ठीक है? और वो इतना अपने विश्वास में, अपने बिलीफ में कट्टरता से इन्वॉल्व है, जो उसका ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में रोल क्या है? वो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो बर्डन बनता जा रहा है, वो असेट नहीं है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। वहाँ आप मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो है मुस्लिम में जो है इंटरनेशनल लेवल का टेररिस्ट तो बहुत पैदा हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट कितने पैदा हो रहे हैं, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुस्लिम बहुत सारे कंट्रीज मुस्लिम रिच है, लेकिन वो डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है? वो बिलीव बेस्ड के कारण। जो आप इतना कट्टर, आपका दिमाग जो है संकुचित हो गया है, तो आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप जो मानते हैं उसके अलावा किसी और चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए वो कोई, या किसी और फिलॉसफी के लिए, किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो वो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो मतलब एक समस्या है, ह्यूमैनिटी एक के बर्डन लिए बना ये हुआ है, समस्या ह्यूमैनिटी है। के लिए बहुत समस्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है आपने आज। ये चर्चा करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कि वो इंसानियत हो, ताकत हो, विश्वास हो। क्योंकि आपकी जो सारी आवाज आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने रिसर्च किया है, इसने आपने पॉलिसी को एनालाइज किया है। अगली बार आपसे बात करेंगे ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट के बारे में। लेकिन इंडिया जो माइनॉरिटी रिपोर्ट है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के वेबसाइट पे जाएं, उसको स्टडी करें। हम कोशिश करेंगे कि जयपुर डायलॉग के वेबसाइट पे भी इस रिपोर्ट को लगा दें, सो दैट यू कैन एक्सेस इट देयर। बिकॉज ये इस किसी खास व्यक्ति का पर्पस नहीं था, ये था पर्पस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंड एन इशू, कि इन पॉलिसीज का फायदा किसको हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और हम बदनाम क्यों हो रहे हैं इतना। तो दुर्गानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पॉलिसी लेवल पे जो आपने काम किया है, और आपको आपको शक्ति मिले और भी काम करें। और अगली बार फिर आए तो वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट, क्योंकि दुनिया भर में हमारे देश का, भारत का और हम हिंदुओं का बिल्कुल मजाक उड़ाया जाता है। ऑन वन हैंड, आई वांट टू से दिस इन अ क्लोजिंग स्टेटमेंट, ऑन द वन हैंड, मैं जो अमेरिका में देखता हूं, देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लाइक फॉर अस, but we have not been able to convert that respect and like into a powerful force. That has not happened. भाई और बहनों, दुर्गानंद जी ने धन्यवाद सत्य की विभूति बात जी, कही मौका थी। देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए नहीं आपने मौका दिया, इसके लिए नहीं धन्यवाद। नहीं, मौका तो हम तो आप जैसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि सच बताएं। सच, आपने सत्य की बात कही। मैं यही कहता हूं, मैं हमेशा जो शो खत्म करता हूं, मेरा मूल मंत्र है सत्यमेव जयते। और सत्य को जीतने के लिए हम और आपको उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पान खाए सैया हमार के नाम पे सत्य की विजय नहीं होगी। तो इसलिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। एंड दुर्गानंद जी, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। नमस्कार।